पूर्णिमा की चांदनी में रेन एस्टेट जगमगा रहा था। ये एक भव्य हवेली थी जिसमें फैले हुए बगीचे और ऊंची दीवारें थीं जो पीढ़ियों से चली आ रही दौलत और शक्ति की कहानी कहती थीं। लेकिन आज रात एस्टेट पर एक अंधेरा छा गया था, एक ऐसी ठंडक जो शरद ऋतु की हवा से बिल्कुल भी नहीं थी। एस्टेट का युवा लॉर्ड केल रेन अपने कक्ष की बालकनी पर खड़ा था। उसकी निगाहें नीचे चांदनी बगीचों में खोई हुई थीं। वो हवा में बिट्रेयल का स्वाद ले सकता था, भारी और घुटन भरा। वह हमेशा एक ट्रस्टिंग सोल रहा था, शायद बहुत ज्यादा ट्रस्टिंग। वह अपने परिवार की लॉयल्टी में विश्वास करता था, रिश्तेदारी के बंधन जो सदियों से रेन वंश को एक साथ रखे हुए थे। लेकिन आज रात वह ट्रस्ट ही उसका डाउनफॉल होगा। उसके पीछे एक हल्की सी आहट ने सन्नाटा तोड़ दिया और केल मुड़ा। उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था। वहां दरवाजे में एक ऐसी आकृति खड़ी थी जिसने उसकी रीढ़ को कंपा दिया। ये उसके चाचा डेरियस थे। उनका चेहरा आधा छाया हुआ था। उनके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। स्टील की चमक चांदनी में चमक उठी क्योंकि डेरियस ने अपनी बेल्ट से एक डैगर निकाला। उसके हिल्ट में जरा एमरल्ड भयानक रूप से चमक रहा था। डर, ठंडा और तेज, केल के सीने में पीर्सिंग। लेकिन यह जल्दी ही क्रोध और विश्वासघात की लहर से बदल गया। उसने डेरियस पर भरोसा किया था, उसे एक भाई की तरह माना था, और इस तरह से उसे चुकाया जा रहा था। तुम? केल ने घुटते हुए कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भरी हुई थी। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसके एक हिस्से को पहले से ही जवाब पता था। डेरियस की आंखों में एम्बिशन, पावर की भूख जिसे उसने हमेशा छुपाने की कोशिश की थी, अब सब कुछ साफ हो गया था। डेरियस केवल मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कोई वार्मथ या ह्यूमर नहीं था। मेरे प्यारे भतीजे, उसने स्नेड करते हुए कहा, मेनेसिंग स्टेप पास आते हुए, तुम हमेशा अपनी भलाई के लिए बहुत नाइवनीय थे। ये दुनिया उन्हीं की है जो वो लेने को तैयार हैं, जो वो चाहते हैं, और मैं ये सब लेने का इरादा रखता हूं। केल पीछे हट गया। उसका हाथ सहज रूप से उस तलवार तक पहुंच गया जो वह हमेशा पहनता था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डेरियस ने हमला कर दिया। चांदनी में डैगर चमक रहा था। केल के सीने में दर्द फूट पड़ा क्योंकि ब्लेड ने अपना निशान पा लिया था जो मांस और हड्डी को चीरता हुआ था। वह हाँफने लगा। उसकी सांस उसके गले में फंस गई क्योंकि उसके पूरे शरीर में एक कष्टदायी पीड़ा फैल गई। उसने अपने अंगरखा पर खिले हुए क्रिम्सन स्टेन को देखा। अविश्वास की एक बीमार भावना उस पर हावी हो गई। तुम इसके लिए हमारे परिवार को दूर फेंक दोगे? केल ने रैस्प्ड। उसकी आवाज कमजोर और लुप्त होती जा रही थी। डेरियस ने बस अपने कंधे उचका दिए। उसका चेहरा कोल्ड इंडिफरेंस के मास्क के रूप में था क्योंकि उसने डैगर को और गहरा घुमाया। परिवार? उसने स्कॉफ्ट किया। परिवार एक कमजोरी है, एक बोझ है। मुझे ऐसी भावुकता की कोई आवश्यकता नहीं है। केल फर्श पर गिर पड़ा। उसकी दृष्टि किनारों पर धुंधली हो रही थी। वह महसूस कर सकता था कि उसका खून उसके अंदर से रिस रहा है। पॉलिश किए हुए संगमरमर के फर्श को एक भीषण किरमिजी रंग में रंग रहा है। जैसे ही अंधेरा उसकी दृष्टि पर छा गया, वह डेरियस की विजयी हंसी को अपने कानों में गूंजते हुए सुन सकता था। प्रत्येक चकल उसके विश्वासघात का एक सीरिंग इंडाइटमेंट था। फिर सब कुछ काला हो गया। केल नथिंगनेस के एक वॉइड में बहता रहा। डेरियस की हंसी की गूंज उसके सपनों को सता रही थी। यह विश्वासघात की एक भयानक सिम्फनी थी जो उसके असामयिक निधन की निरंतर याद दिलाती थी। लेकिन धीरे धीरे सेंसेशंस वापस आने लगी। उसने अपनी त्वचा के खिलाफ ठंडी हवा की चुभन महसूस की। उसके नीचे एक खुरदरी सतह का असहज दबाव। भ्रमित होकर उसने अपनी आंखें खोलीं। उसके होठों से एक कराह निकल गई। वह एक बिस्तर पर था, एक कैनोपी बेड जो मखमली पर्दों से सजा हुआ था। कमरा अपरिचित था, छोटा था और उसके अपने से कम भव्य था। वह कहां था? क्या हुआ था? जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, चक्कर आने की एक लहर ने उसे अपनी चपेट में ले लिया और यादें तेज और दर्दनाक वापस आ गईं। विश्वासघात, डैगर, डेरियस की आंखों में ठंडा कैलकुलेटिंग नजर। उसे सब कुछ याद आ गया। वह मर चुका था, है ना? घबराहट उसके अंदर उठी, उसकी छाती को कंस्ट्रिक्ट कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों को देखा, छोटे और बेदाग, उसे एक भयावह एहसास हुआ। ये किसी आदमी के हाथ नहीं थे, ये एक बच्चे के हाथ थे। उसका अपना बचपन, उसका पुनर्जन्म हुआ था। केल बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। उसका दिमाग दौड़ रहा था। वह जीवित था, लेकिन कैसे? और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्यों? भाग्य ने उसे दूसरा मौका क्यों दिया? क्लैरिटी की एक फ्लैश में उसे जवाब मिला। बदला। यह केवल उसके लिए न्याय के बारे में नहीं था, यह उसके परिवार,
उसके लोगों को डेरियस की रूथलेस एम्बिशन से बचाने के बारे में था। उसे नौकरों की आंखों में डर, लोगों के बीच असंतोष की फुसफुसाहट याद आ गई। डेरियस का शासन क्रूर होगा, वह अब यह जानता था। उसे दूसरा मौका दिया गया था, न केवल जीने के लिए बल्कि आने वाले गलतों को सुधारने के लिए। वह नाइवनीय युवा लॉर्ड नहीं था जिसने आंख बंद करके अपने परिजनों पर भरोसा किया था। वह अब बड़ा हो गया था, समझदार हो गया था और विश्वासघात के क्रूर हाथ से कठोर हो गया था। वह अपनी गलतियों से सीखेगा, अपने कौशल का सम्मान करेगा और सहयोगी इकट्ठा करेगा। वह नेता बनेगा जो उसे होना चाहिए था। वह नेता जिसके वह लोग हकदार थे। वह उन्हें फिर से निराश नहीं करेगा। लेकिन सबसे पहले उसे जानकारी चाहिए थी। उसे यह जानने की जरूरत थी कि उसके पास कितना समय है, डेरियस ने उसकी अनुपस्थिति में क्या किया है। अपनी चाल चलने से पहले उसे खेल के मैदान को समझने की जरूरत थी। भाग 5, एक दुर्भाग्यपूर्ण मुलाकात। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, केल ने खुद को अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण में झोंक दिया। उसने अपने परिवार के इतिहास, राजनीति और युद्ध की पेचीदगियों के बारे में वह सब कुछ सीखा जो वह कर सकता था। उसने अपनी तलवारबाजी का सम्मान किया। उसका शरीर मजबूत होता गया, उसके रिफ्लेक्सेस तेज होते गए। वह जानता था कि डेरियस को हराने के लिए उसे केवल ब्रूट स्ट्रेंथ से अधिक की आवश्यकता थी। उसे चालाकी, रणनीति और दूसरों की अटूट वफादारी की जरूरत थी। एक कुरकुरी दोपहर एस्टेट के विशाल बगीचों की खोज करते समय केल एकांत आंगन में ठोकर मार गया। केंद्र में 2 व्यक्ति धीमी आवाज में बातचीत में लगे हुए थे। एक लॉर्ड एरियन थे, जो एक शक्तिशाली रईस थे जो अपने चतुर दिमाग और प्रभाव के लिए जाने जाते थे। दूसरा एक लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति था, जिसका चेहरा नजरों से ओझल था। उत्सुकता बढ़ी, केल करीब आ गया, खुद को एक विशाल हेज के पीछे छुपा लिया। उसे लग रहा था कि इस क्लैंडेस्टीन मीटिंग में उसके चारों ओर घूम रहे रहस्यों की कुंजी है। उसने अपने कान दबाए, उनकी बातचीत के अंश पकड़े। समय आ गया है, लॉर्ड एरियन ने मर्मर्ड किया। उसकी आवाज धीमी और कंस्पिरेटोरियल थी। लड़का छोटा है, अनुभवहीन है। हम उसे आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसे अपने खेल में एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। लबादा ओढ़े हुए व्यक्ति ने चकल्ट किया, एक भयानक फेमिलियर आवाज। धैर्य एरियन, फिगर रैस्प। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा है। केल का खून ठंडा हो गया। वह उस आवाज को जानता था। यह डेरियस था। भाग 6, साय में राज। केल का दिमाग दौड़ गया क्योंकि उसने उनकी बातचीत के निहितार्थों को आत्मसात कर लिया। डेरियस जीवित था और ठीक था, और वह स्पष्ट रूप से अकेला काम नहीं कर रहा था। उसके सहयोगी थे, शक्तिशाली सहयोगी, जो उसके कथित युवा और अनुभवहीनता का फायदा उठाना चाहते थे। लेकिन उनके असली मकसद क्या थे? इस विस्तृत योजना का एंड गेम क्या था? उसे और पता लगाना था। उसे उनके घेरे में घुसपैठ करने, उनका विश्वास हासिल करने और उनके विश्वासघात का पर्दाफाश करने की जरूरत थी। उसका पुनर्जन्म किसी कारण से हुआ था और वह इस दूसरे मौके को अपनी उंगलियों से नहीं जाने देगा। वह उनका सबसे बुरा सपना बन जाएगा, एक भूत जो उनके हर कदम पर सताता रहेगा, प्रहार करने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा होगा। वह वापस ले लेगा जो राइटफुली उसका था, न केवल संपत्ति बल्कि रेण परिवार की विरासत, सम्मान और न्याय पर बनी विरासत। जैसे ही वह चुपचाप आंगन से फिसल गया, एक नए सिरे से दृढ़ संकल्प ने उसकी निगाहों को कठोर कर दिया। वह अब एक लड़का नहीं था जो लॉर्ड होने का नाटक कर रहा था। वह केल रेन था और वह अपना हक लेने के लिए वापस आया था। भाग 7, बदला लेने के बीज। अगले कुछ महीनों में केल ने खुद को डेरियस के धोखे के जाल के धागों को अनरेवलिंग करने के लिए समर्पित कर दिया। उसने अज्ञानता का नाटक किया, नाइव युवा लॉर्ड की भूमिका निभाई, हर समय निरीक्षण किया, सुना और जानकारी एकत्र की। उसने सीखा कि डेरियस अपने माता पिता के बारे में विशस अफवाहें फैला रहा था, उन्हें अक्षम शासक के रूप में चित्रित कर रहा था, जिन्होंने रेण परिवार को बर्बादी की ओर ले जाया था। वह अधिकारियों को रिश्वत भी दे रहा था, अपनी इल गॉटन दौलत का इस्तेमाल करके उनकी वफादारी और चुप्पी खरीद रहा था। केल जानता था कि वह सीधे डेरियस का सामना नहीं कर सकता, अभी नहीं। वह आउटनंबर्ड था, आउटमैच्ड था और आउटमैन्यूवर्ड था। उसे खेल के मैदान को समतल करने की जरूरत थी, ऐसे सहयोगी खोजने की जरूरत थी जो रेन परिवार की सच्ची विरासत के प्रति वफादार हों। उसने उन लोगों की तलाश करके शुरुआत की जिन्होंने उसके माता पिता की ईमानदारी से सेवा की थी, जिन लोगों पर वह जानता था
कि वह भरोसा कर सकता है। उसने उन पर विश्वास किया, अपनी असली पहचान और डेरियस के विश्वासघात की गहराई का खुलासा किया। उसे राहत मिली, उन्होंने उस पर विश्वास किया। उन्होंने डेरियस के आकर्षण के फसाड को देख लिया था और अपने माता पिता की मृत्यु के आसपास की परिस्थितियों पर संदेह बनाए रखा था। उन्होंने अपना अटूट समर्थन देने का वचन दिया, डेरियस को बेनकाब करने और रेन नाम को सम्मान बहाल करने में उसकी मदद करने का वचन दिया। केल अब अकेला नहीं था, उसने अपने बर्थराइट को पुनः प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम उठाया था, और जब तक न्याय नहीं मिल जाता वह तब तक आराम नहीं करेगा। भाग 8। एक तूफान उठ रहा है। केल के जीवित होने की बात लोगों की फुसफुसाहट से फैल गई। एक गुप्त उम्मीद एक से दूसरे तक जाती रही। फुसफुसाहट बड़बड़ाहट में बदल गई, बड़बड़ाहट धीमी बातचीत में बदल गई। रेन भूमि के लोग हमेशा अपने सच्चे स्वामी के प्रति वफादार रहे थे, और केल की वापसी की खबर ने उनके दिलों में विद्रोह की चिंगारी जला दी। उन्होंने डेरियस के आयरन फिस्टेड शासन का दंश झेला था, उसकी क्रूरता और लालच को सहा था। अब उन्होंने एक उज्जवल भविष्य के लिए एक मौका देखा, एक ऐसा भविष्य जहां न्याय और करुणा की जीत होगी। वे केल के बैनर के पास आते रहे, हर संभव तरीके से अपना समर्थन देते रहे। किसान, ब्लैकस्मिथ, व्यापारी और यहां तक कि कुछ निचले दर्जे के रईस भी, जो डेरियस के अत्याचार से मोहभंग हो चुके थे। उन्होंने केल में आशा की एक किरण देखी, उस समृद्धि और शांति को पुनः प्राप्त करने का एक मौका जो उनसे छीन ली गई थी। केल ने उन सभी का खुले हाथों से स्वागत किया, यह जानते हुए कि आने वाली लड़ाइयों में उनका समर्थन महत्वपूर्ण होगा। वह अब केवल अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वह अपने लोगों के भविष्य के लिए, अपनी भूमि की आत्मा के लिए लड़ रहा था। भाग 9। विश्वासघात का भार। उसकी जिम्मेदारी का भार केल के कंधों पर भारी पड़ा। वह जानता था कि आगे का रास्ता खतरे से भरा होगा, कि डेरियस उस शक्ति को बनाए रखने के लिए कुछ भी करने से नहीं रुकेगा। उसने अपने नए सहयोगियों के साथ रणनीति बनाने, नक्शों पर पोरिंग और डेरियस की ताकत और कमजोरियों का विश्लेषण करने में अनगिनत घंटे बिताए। वह जानता था कि डेरियस जैसे चालाक और क्रूर दुश्मन को हराने के लिए उसे केवल वफादारी और साहस से अधिक की आवश्यकता थी। उसे एक योजना की जरूरत थी, एक शानदार और ऑडेशियस योजना की, जो डेरियस के विश्वासघात को उजागर करे और लोगों को उसके पक्ष में करे। उन्होंने अपने पूर्वजों की कहानियों, साहस, बलिदान और चालाकी की कहानियों से प्रेरणा ली, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उसने युद्ध की कला का अध्ययन किया, अतीत की गलतियों से सीखा और उन पाठों को वर्तमान के अनुकूल बनाया। उसने अपनी तलवार से अथक प्रशिक्षण लिया, अपने कौशल का सम्मान तब तक किया जब तक कि उसकी हरकतें फ्लूइड और वाइपर के प्रहार की तरह घातक नहीं हो गईं। भाग 10। एक योजना आकार लेती है। अंत में महीनों की योजना और तैयारी के बाद एक योजना आकार लेने लगी। ये एक डेयरिंग जुआ था, जो गलत दिशा, समय और सरप्राइज के एलिमेंट पर निर्भर था। केल जानता था कि डेरियस एक भव्य टूर्नामेंट की योजना बना रहा है, जो उसकी कथित शक्ति और उदारता का एक लैविश प्रदर्शन है। यह लॉर्डशिप के लिए उसके असेंशन का उत्सव होना था, एक ऐसी घटना जिसे रेण भूमि पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन केल ने इसे वहीं देखा जो वास्तव में था, एक अवसर। वह डेरियस के ही वैनिटी का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा, उसकी जीत के क्षण को उसके पतन के स्पेक्टिकल में बदल देगा। वह इकट्ठे हुए रईसों और आम लोगों के सामने डेरियस के विश्वासघात का पर्दाफाश करेगा, दुनिया के सामने उसका असली चेहरा उजागर करेगा। भाग 11। फीनिक्स का उदय। जैसे ही टूर्नामेंट का दिन शुरू हुआ, प्रत्याशा की एक पैल्पेबल भावना हवा में भर गई। रेन परिवार के शिखर वाले बैनर हवा में फ्लटर हो रहे थे, और टूर्नामेंट के मैदान के चारों ओर के स्टैंड दर्शकों से खचाखच भरे हुए थे, जो तमाशा और मनोरंजन के दिन के लिए उत्सुक थे। लेकिन उत्सव की सतह के नीचे भीड़ में बेचैनी की एक धारा दौड़ गई। केल की वापसी की अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई थीं, जिससे उत्पीड़ितों के दिलों में आशा की एक फ्लिकर जल उठी। केल परछाई से देख रहा था, उसका दिल उसके सीने में तेज हो रहा था, उसका हाथ उसकी तलवार की हिल्ट पर टिका हुआ था। योजना बनाने का समय खत्म हो गया था, सच्चाई का क्षण आ गया था। उसने पहले भी मौत का सामना किया था, विश्वासघात की बर्फीली चपेट महसूस की थी, और राख से मजबूत, अधिक दृढ़ होकर उभरा था। आज वह फिर से उठेगा, विक्टिम के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में जिसके साथ रेकन किया जाना है। आज केल रेन नाम न्याय, प्रतिशोध और उन लोगों की अदम्य भावना का पर्याय बन जाएगा
जो चुप रहने से इनकार करते हैं।